गुड इवनिंग साथियों, वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डी ब्लॉक से रिलेटेड बातें की थी और डी ब्लॉक के बहुत सारे कंसेप्ट अपने लर्न कर लिए थे, समझ लिए थे। एक बार फिर से उनको देखते हैं कि हमने डी ब्लॉक के कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिन पे हमने बात की थी और रिमेनिंग जो कंसेप्ट्स है उनकी अपन बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने रिमेनिंग जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट अप्रोक्स हमने 9 कंसेप्ट डन कर लिए थे। तो 14-15 के आसपास का जो है आपके कंसेप्ट है, तो उनको रिमेनिंग जो भी बच्चे हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, अपन ने जो बात की है वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं उन पे एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर नॉर्मली हम प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे हैं, है ना। वो भी किसकी? डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स उनकी क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम रेडियई की बात कर लेते हैं। रेडियई, और रेडियई में भी कौन कौन सी आपकी है? एटॉमिक और आयोनिक। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया थर्ड नंबर पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एक तो है आपका एटोमाइजेशन एंथैल्पी और एक आपका क्या था? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका कहां से पुटअप होता है? मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से वहां से क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बिहेव करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे, ये भी बात अपन ने समझी हुई थी। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है। फिर आपका 7 जो है, अगर बात करें तो इसमें अपन ने एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग है, अभी अपन ने उस पर बात नहीं की है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी अपन बात करेंगे, है ना। तो लगभग लगभग आपके सामने ये प्रॉपर्टीज है, इन पे अपन ने सारी बातें की हुई है। कलर की जो बात है वो भी अपन करने वाले हैं कलर्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक जो प्रॉपर्टी है वो पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर ली थी, ये अपनी बात हो गई थी। 8 नंबर पे अगर चले अपन, तो अब अपन बात करेंगे किस किस की बातें करने वाले हैं। अपन कलर्स की बात करने वाले हैं और इनका ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट का रीजन अपन ने क्या दिया था? मेल्टिंग पॉइंट, एटमाइजेशन, इन सब के रीजंस क्या दिए थे अपन ने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और अब जो अपन बात करने वाले हैं वो किसकी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
उसकी बात करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कलर्स की अपन बात करने वाले हैं, कलर्स की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर 10 की बात करें तो बाद में अपन एलओई पे भी बात करेंगे, एलओई पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो भी आगे प्रॉपर्टीज आएगी उन सब की अपन बात करने वाले हैं, और उसमें फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि आगे किस किस की प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे, वो देखो जरा। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले बात कर ली थी, अपन ने इन चीजों के बारे में बात की थी। किस किस के बारे में, ये सब अपन ने पहले पढ़ लिया था। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, इन सब के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है, ये अपन ने यहाँ तक की सारी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह सारी बातें अपन ने की हुई थी, ठीक है जी। तो ये जो कोई नया है, जिसको पता नहीं है कि अपन किन चीजों की बात कर रहे हैं, तो हमारा पुराना वाला जो लेक्चर है उसे देखें, उसमें इन चीजों की बातें हो चुकी थी। अब अपन जो बात करने वाले हैं, रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये चीजें ये भी बात कर ली थी अपन ने, है ना। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसकी भी बात हो गई थी, ठीक है, ओके। और इसमें अपन ने कॉपर की पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है, ये वाली भी बात अपन ने की हुई थी। तो अब अपन आ जाते हैं जिसपे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हैलाइड्स और ऑक्साइड्स। आपको सिंपली दो ही चीजों में स्टेबिलिटी देखनी है। एक तो आपको बेटा हैलाइड्स में देखनी, और दूसरी आपको जो देखनी है वो ऑक्साइड्स में देखनी है। किसमें देखनी है? ऑक्साइड्स में देखनी है, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं हैलाइड्स के अंदर। तो हैलाइड्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई शो करता है तो वो शो कौन करता है? क्रोमियम शो करता है। जबकि हमें पता है नॉर्मली अगर अपन बात करें तो डी ब्लॉक की 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई शो करेगा तो वो कौन करेगा? Mn करेगा। और अगर अपन बाद में अगर पूरी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ऑस्मियम और रेनियम की अगर बात करें अपन, तो इनकी अपन ने बात की थी, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो होल अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हो आप, तो ऑस्मियम रेनियम जो है वो +8 शो करते हैं। ऑस्मियम सबसे ज्यादा +8 शो कर रहा है, और उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इस पे भी हमने बात की हुई थी। और Mn 3D में बात करते हैं तो Mn था, तो क्रोमियम और Mn दोनों ही 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो अगर अपन हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड के अंदर मतलब आप एक तो क्रोमियम ले लीजिए, एक Mn ले लीजिए। क्रोमियम में हैलाइड जोड़ना स्टार्ट कीजिए और Mn में भी हैलाइड जोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपके पास क्रोमियम में 6 जुड़ जाएंगे, लेकिन Mn में F7 नहीं जुड़ पाएंगे, मतलब ये वाला नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हैलाइड्स के अंदर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हैलाइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो क्रोमियम शो करेगा, Mn शो नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी क्रोमियम की एटॉमिक साइज Mn से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मान लीजिए कि इसकी साइज ये है और इसकी साइज ये है, तो इसमें साइज ज्यादा है और फ्लोरीन आप लगा रहे हो, तो इसकी साइज की वजह से 6 फ्लोरीन इसमें लग जाते हैं, लेकिन इसकी साइज छोटी होने के कारण से इसमें 7 फ्लोरीन या 6 फ्लोरीन नहीं लग पाते। क्यों? क्योंकि साइज ज्यादा होने की वजह से इन फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, फ्लोरीन नजदीक ज्यादा जाएंगे, इसलिए रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंडरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, ये लग नहीं पाएंगे पूरे। इतने ज्यादा छोटी सी साइज के अंदर इतने ज्यादा फ्लोरीन, इतने ज्यादा हैलाइड्स नहीं लग पाएंगे, इस वजह से ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये कहां तक शो करता है? ये Mn4 तक शो करता है। Mn3 है ना, MnF3 है, MnF4 है, ठीक है ना, ये तो शो कर जाता है।
लेकिन ये Mn है ना, MnX2, MnX2, तो ये भी शो कर जाता है, लेकिन ये क्या शो नहीं कर पाता है, ये 6-7 शो नहीं कर पाता है, जबकि ये शो कर जाता है। और एक कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है कि किसी के डाउट हो कि तो Mn ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन शो कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, फ्लोरीन शो कर जाएगा। तो ये वाला तो बन जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना, फ्लोरीन थोड़ी है, फ्लोरीन तो एक है। तो हैलाइड्स में ऑक्सीजन क्यों शो करते हैं, उसका रीजन भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये तो +7 के अंदर शो कर जाएगा। अब वही बात अपन जो है बात करेंगे, अभी ऑक्साइड्स में बात करेंगे कि Mn क्यों शो करता है इतना, है ना। यस, तो आपके सामने जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डजंट फॉर्म फ्लोराइड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फ्लोराइड्स के कंपोनेंट्स इतने बना नहीं पाते हैं। हाँ, एक कहानी अपन बोले तो फ्लोराइड्स में ना, ये देखो, यहां पर आपका बात करोगे कॉपर की, तो कॉपर एक कंपाउंड बना रहा है, ये कंपाउंड बना रहा है कॉपर के साथ में, ये देखो +2 में बन रहा है, +2 में बन रहा है। पर कॉपर जो है वो +1 में फ्लोराइड कंपाउंड बना लेता है, लेकिन ऑक्साइड्स में नहीं बना पाता, ये ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछे कि कॉपर जो है, कॉपर हैलाइड्स के साथ में तो कॉपर +1 में बना लेता है, लेकिन कॉपर जो है वो ऑक्साइड्स के साथ +1 में नहीं बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब आ जाइए, अपन बात करते हैं ऑक्साइड्स कंपाउंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो ऑक्साइड्स कंपाउंड के अंदर देखो आप यहाँ पर कौन सा, ये Mn का जो ग्रुप है ना, वो यानी Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाएगा +7। ऐसा क्यों होता है, अरे भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो कम लगेंगे, लेकिन बॉन्ड्स ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे में वहां +100 तो कर जाएगा, क्योंकि एक वहां पर अगर एक फ्लोरीन लगा रहे थे तो एक माइनस देता, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन ही कितना दे देगा, 2 माइनस, इस वजह से यहाँ 2 प्लस आ जाएगा, है ना। तो वहां पर नंबर ऑफ फ्लोराइड्स बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ नहीं रहे, है ना, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऑक्साइड्स बनाते हैं, MnO2 बनाता है, Mn2O5 बनाता है, Mn3O4 बनाता है ना, MnO भी बनती है, Mn2O7 भी बनता है। Mn2O7 की स्ट्रक्चर याद रखना, इसकी ज्योमेट्री जरूर याद रखना। तो अभी बात करेंगे अपन MnOOMn, ठीक है। उसके बाद अपने पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ये हो गए 3 ऑक्सीजन, इसमें ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ से -1 लेगा तो इसमें +1 देगा, और ये वाला -2 लेगा तो इसमें +2 दे देगा, यहाँ पर Mn पे +2 दे देगा, मतलब ये वाला ऑक्सीजन Mn पे +2 देगा, ये ऑक्सीजन माइनस लेगा तो ये वाला Mn +2 देगा, कितना देगा, +2 देगा। ये वाला -2 होगा तो Mn पर कितना दे देगा, +2 दे देगा। तो +2 +2 +4 हो गए, और +2 +6 हो गए, और यहाँ से ये +1 तो हो गए कितने, +7 टोटल। तो Mn पर कितना आ गया, +7 इस पे, +7 इस पे, तो +7 हो गया। और ज्योमेट्री आपसे पूछे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, हेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना, ज्योमेट्री ध्यान रखना इसकी, टेट्राहेड्रल। क्रोमियम ऑक्साइड्स जो बनेंगे उनमें भी टेट्राहेड्रल होगी, क्रोमियम ऑक्साइड्स में भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, ये आ गया Mn2O4। तो आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछिए तो याद रखना टेट्राहेड्रल होगी, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक तो होती है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का एक वाइड रूप होता है, लेकिन आपको
अभी फिलहाल चाहो तो इसको आप एक्स छोड़ सकते हो, इसको कोई जरूरत नहीं है ना, स्किप कर दो इसको। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो चीजों से आपको क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा आपको? स्पिन, देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, तो ये हो गया आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हो गया आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n और n+2। बोर मैग्नेटॉन क्या है, बोर मैग्नेटॉन ये होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो n क्या है आपके पास, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मली किसी एक की बात करते हैं, क्रोमियम प्लस 3 की बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम प्लस 3 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, क्या है? तो अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का होता है कितना आपका 3d4 4s2, ये होता है, जिसे आप लिख देते हो घुमा के कैसे 3d5 4s1, क्योंकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यही होता है। ओके, तो चार्ज यानी कि यहाँ +3 का बताना आपको, ये तो नॉर्मल का होता है ना, ये तो नॉर्मल का होता है। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक इसमें से उड़ा दिया और 2 इसमें से उड़ा दिए, ठीक है। तो 2 उड़ाने के बाद कितने बचेंगे इसमें, 3d3, ठीक है। तो अगर 3d3 है तो बताओ d ऑर्बिटल के अंदर फिल करोगे, d ऑर्बिटल के अंदर फिल करोगे तो 1 2 3, यही तो बचे ना। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, 3 है तो फॉर्मूले में पुट करो, क्या आ जाएगा 3 + 2, ये सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू कितना है आपका, ये 5 है, ठीक है ना। तो √15 को सोल्व करोगे तो बोर मैग्नेटॉन जो आपके पास आएगा वो आएगा बेटा 3.9 के आसपास का बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब इसका सीधा सीधा बता देता हूं मैं आपको, तो आपको लर्न कैसे करना है। बस आप तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपसे अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, यहाँ मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ किसकी, बोर मैग्नेटॉन की, है ना। वैल्यू किसकी लिख रहा हूँ, बोर मैग्नेटॉन की। तो देखो भाई, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मिले, कितना मिले, 1 मिले, 1, तो आप यहाँ बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू लिख देना 1.8, ठीक है ना, 87 के आसपास लिख देना, ठीक। फिर आपको आ गया बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू है 2, तो 2.8, ठीक है, 89 कर देना। फिर आपके पास वैल्यू आएगी 3, तो आप कर देना 3.9, ठीक है, या 8.9 के आसपास हो जाएगी। फिर आपके पास आ गई 4, तो 4.9 आ जाएगा। फिर आ गया 5, तो 5.9 आ जाएगा। फिर आ गया 6, तो 6.9 आ गया, सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे आपको चलना है। तो आपको आई होप कि ये वैल्यूज भी पता हो जाएगी, ये कैलकुलेट भी नहीं करना, बस यहाँ तक ले आना, इसके बाद कोई आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू लिख देना, ठीक है ना। तो ये आप वैल्यू समझ गए होंगे कि कैसे अपन को निकालना है। अब ध्यान से सुनो, ये तो हुई कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पिन बोर मैग्नेटॉन का। तो अगर आपको स्पिन मैग्नेट मोमेंट बताना है तब तो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपसे डायरेक्ट ही वो नेचर पूछता है कंपाउंड की कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, तो डायामैग्नेटिक होगा कि पैरा। अगर आपको एक भी सिंगल भी, चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 मिले तो अच्छी बात, 3 4 5 है ना, मोर देन 1 और 1, मोर देन 1 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। कौन होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और डायामैग्नेटिक के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब डाया कौन शो करेगा, या तो D0 शो करेगा
या फिर D10 शो करेगा। D0 और D10 वाले क्या शो करेंगे? डायामैग्नेटिक नेचर करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे या फुल फील्ड होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे या फुल फील्ड होंगे, वही क्या शो करेंगे? डायामैग्नेटिक। अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, पेयर्ड में नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको अगर सिंगल एक भी अनपेयर्ड मिला तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि दो में कंपेयर करके कि विच वन इज द मोर पैरामैग्नेटिक, है ना, या मोर मैग्नेटिक नेचर। तो आपके सामने जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू ये होगी और 2 की ये होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास है? इसके पास है। किसके पास? 2 वाले के पास। अगर मान लीजिए 2 और 6 में चले आप, तो है तो दोनों पैरामैग्नेटिक, लेकिन 6 वाला जो है वो ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, या है ना। इस तरह से जिस जिससे कंपेयर करें वो तो आप जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर उतनी ज्यादा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और अभी कीजिए सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और यहां से ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा सीधा कोऑर्डिनेशन या डी ब्लॉक से मिला के कैसे भी करके 101% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चले आगे। जैसे आपसे ये दे दिया है तो यहाँ पे बात हो ही गई है कि आपकी पैरामैग्नेटिक नेचर किस पे डिपेंड कर रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है। तो क्रोमियम के पास क्या है? क्रोमियम आपने लिखा तो 24 यानी कि डी में 5 इसमें। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में? 5। 1 2 3 4 5 6 6 है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है भाई। Mn, और Mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन दोनों में से ज्यादा मैग्नेटिक कौन है? क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम है। पैरामैग्नेटिक दोनों में ज्यादा कौन है? क्रोमियम। जिंक, जिंक में देख लो, जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन है डी में, लेकिन एक भी अनपेयर्ड नहीं है। एस में भी नहीं है। चाहे एस हो चाहे चाहे डी हो, दोनों में से किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या होगा? पैरा होगा। तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें D10 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। ये उसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये उसका फॉर्मूला आ गया है, ठीक। चलिए अब करते हैं अपन बात कलर फॉर्मेशंस पर, है ना। कलर वाले से भी आपको क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो देखो, एक तो कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो कलर्ड शो करते हैं। तो इसका मतलब कलर्ड शो करने के दो रीजन हैं। एक तो क्या है, कलर क्यों शो करते हैं वो बता देता हूं मैं। देखो जरा, ये वाली कहानी है कि आपके सामने क्या है कि भैया यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ना। आपने क्या बोला है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक है, और इन डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स में आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फिल है। डी ऑर्बिटल्स किस में स्प्लिट हो जाते हैं? 3 तो इसमें और 2 इसमें स्प्लिट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि ये जो लो एनर्जी स्टेट पे है, लो एनर्जी स्टेट पे है ना। तो ये लो एनर्जी स्टेट पे है, तो क्या करेगा? यहां से A इजकल टू एच म्यू की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके सीधा कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा, और यहां जाके वो ये बैठ गया यहां जाके, है ना। यहां जाके क्या हो गया? ये बैठ गया, ठीक है, ये बैठ गया यहां। अब भैया ये हायर एनर्जी स्टेट पे आ गया। क्या आ गया? हायर एनर्जी स्टेट पे आ गया।
जब हायर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये वापस फिर से इस पे आएगा, है ना। तो जब ये इस पे आएगा तो वापस क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एच म्यू। और ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एनर्जी का, आप जानते हो, E इक्वल टू एच म्यू। और इस फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ाया तो हो जाता है E इक्वल टू एच म्यू का मतलब होता है C अपॉन लैम्डा। तो यानी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया एक तो है, ये तो है इसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है, और ये क्या की है, इमिट की है। ये क्या की है, इमिट की है। तो एक तो एब्जॉर्ब की है, एक इमिट की है। तो एब्जॉर्प्शन कौन से वेवलेंथ की करता है और इमिट कौन से वेवलेंथ की करता है, ये दो चीजें हैं। तो इसमें कलर जो देगा उसका रेस्पॉन्सिबल, पहले तो फेनोमेना कलर कैसे देता है ये समझना है। तो कलर तो इस तरह से होता है कि आपने क्या किया, जो डी ब्लॉक है, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। जब हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वहां से अनस्टेबिलिटी की वजह से वापस वो कहां आता है, लौट के अपने ग्राउंड स्टेट पे, अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है। जब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा होता है तो वापस वो एनर्जी इमिट करता है। तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो जिस कलर की उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, और जब वो वापस आया है तो जिस कलर की एनर्जी उसने इमिट की है, तो सो तो कौन सी होगी, आपको कलर तो किसकी दिखेगी, ये इमिट जब हो रहा है इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कलर दिखेगा, और एब्जॉर्ब जो हो रहा है उसका वेवलेंथ अलग होगा। तो इसको बोलते हैं कि जो एनर्जी का या जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। तो इस फेनोमेना को यहाँ पर जो ना फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस, तो फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस की जो कहानी है वो यही है। यहाँ पर आपने देखे होंगे ना, वो कई सारे पत्थर देखे होंगे, जो ग्रीन पत्थर आता है ना, रेड आता है जिसे पन्ना अपन बोलते हैं। कई लोग जो है अपने रिंग में रखते हैं, रेड वगैरह कई कई तरह के पत्थर रखते हैं। तो उन पत्थर में कलर्स आने का जो फेनोमिना है वो क्या है, वो यही फॉस्फोरेंस है। ठीक है ना, फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस की कहानी ही उसमें होती है। वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वापस आते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं और कलर शो करते हैं। तो आपके सामने कलर वो यही होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो देखो यहाँ होता है विबग्योर। क्या है, विबग्योर, ये तो आप जानते हो। इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना कि आई वाला कलर अपन को नहीं दिखाना है, इसको हटा देना है। अब आ जाओ, पुट करो, कहां से पुट करें, वॉयलेट से पुट करते हैं। कहाँ है वॉयलेट, ये रहा वॉयलेट। वॉयलेट के बाद आ गया ब्लू, और ब्लू के बाद इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3। तो वॉयलेट के बाद क्या आ गया, ब्लू। ब्लू के बाद क्या हो गया, ग्रीन 3, इस पे आ गए 4, इस पे आ गए, है ना, येलो हो गया, इस पे आ गए 5, और इस पे आ गए 6। ठीक है, ऑरेंज और रेड। अब सुनो, अगर आपका ऑरेंज कलर, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो कलर कौन सा शो करेगा, ब्लू। कौन सा शो करेगा, ब्लू। तो अगर वो एब्जॉर्ब ये कर रहा है तो ब्लू कलर ये शो करेगा। तो प्लीज आप ऐसे सर्कल बना लेना, उसको ऐसे क्रॉस कर देना इस तरह से, और यहां पे रख देना विबग्योर। विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर। अब ये विबग्योर है तो जैसे यहाँ बोला, अगर उसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो येलो शो करेगा। अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, ये वाला एब्जॉर्ब होगा तो शो कौन सा होगा, येलो होगा। अगर उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है, ये एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू कलर शो करेगा। अगर उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है तो रेड कलर शो होगा। रेड कलर एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन कलर शो होगा, है ना। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई, तो ये चीज आप देख लेना ना इस तरह के। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसने इतने वेवलेंथ की कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, तो बताओ कौन सा वाला मैच करेगा। यानी कि आप ये बना के उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता देना कि कौन सा कलर आएगा, आंसर कौन सा होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कलर वाला था। अब
अपनी कहानी है थोड़ी सी, ये तो कलर कैसे आते हैं वो कहानी है। कलर रेस्पॉन्सिबल कौन है, कलर्स देने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है। तो देखो अभी जस्ट आपने क्या देखा, ये देखा ना, है ना, जस्ट आपने क्या देखा, जस्ट आपने ये देखा ना कि भाई डी से ये 2TG, सॉरी T2G, T2G जो डी ऑर्बिटल से, उससे इलेक्ट्रॉन जाके कहां चला गया, Eg ऑर्बिटल्स में चला गया। T2G से कहां चला गया, Eg, तो T2G भी डी है और Eg भी तो क्या है, डी है, तो डी ट्रांजिशन हुआ। तो नंबर 1 तो रेस्पॉन्सिबल हो गया कौन, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिट हो रहा है, यहां से ट्रांजिट हो रहा है यहां, और यहां से ट्रांजिट हो रहा है यहां। तो नंबर 1 तो है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल डी ट्रांजिशन, और नंबर 2 है चार्ज ट्रांसफर। नंबर 2 क्या है, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर में आपको याद कौन सा रखना है, तो ध्यान रखना K2Cr2O7 और KMnO4, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते, क्यों, क्योंकि भाई Mn में +7 है, क्रोमियम में भी +6 है। अगर इन दोनों को देखोगे कि क्रोमियम में +6 है और Mn में +7 है, तो भाई ये भी तो कहानी D0 की है और ये भी तो कहानी D0 की है। और हमने अभी जस्ट बोला था कि D0 यानी कि कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन ये कलर शो कर रहे हैं, D0 होते हुए भी कलर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं, तो फिर यहाँ पर कलर फिर भी है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर। अब कौन से वाले चार्ज ट्रांसफर हैं, कैसे हैं, बड़ी लंबी कहानी है, लेगेंड चार्ज ट्रांसफर की कहानी है, इसलिए ये चीजें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और अच्छे से पढ़ते हैं, उनके लिए लिगेंड्स की कहानी पता होनी चाहिए। तो आप तो सिंपली इतना सा याद रखो कि इन दोनों कंपाउंड्स के लिए कलर रेस्पॉन्सिबल जो है वो चार्ज ट्रांसफर है, लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है। ओके, बस इतनी सी याद रखो और कुछ भी अपने माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। बाकी के लिए डी ट्रांजिशन है। अब मैंने जैसे ही आपसे बोला कि कलर शो कौन कौन करेगा, कलर शो करने के लिए कौन होना चाहिए, भाई डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डी के अंदर कौन होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन है वही कलर शो करेंगे। तो भाई जैसे अपन को बोल देते हैं जिंक, जिंक क्या है, D10 है, तो कलर क्या आएगा, कलर आएगा ही नहीं, कलरलेस होगा, ठीक है। फिर आपका स्कैंडियम +3, बोलो इसका कलर क्या आएगा, ये भी कलरलेस होगा। ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसे दे देगा वो आयन, और आप उसमें यही चेक करना कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 0 है या 10 है, मतलब या तो 10 होगा या 0 होगा, वो कलरलेस होगा। और जो 0 होते हुए भी कलर शो कर रहा है, उसके 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और उसका रीजन चार्ज ट्रांसफर बता दिया है, ठीक है। तो स्कैंडियम आपसे पूछ लिया जाए टाइटेनियम +4 का कलर कौन सा होगा, तो भाई ये भी तो D0 है, इसका भी क्या होगा कलर, कलरलेस होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए, स्कैंडियम तो इसने दिया ही नहीं, क्योंकि स्कैंडियम में हमने पढ़ा था ना, स्कैंडियम में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स मिलते हैं, और वो भी कौन सी, +3, यानी इसकी स्टेबल कौन सी है, +3, और +3 तो क्या है D0, D0 है, तो कलर कहां से शो करेंगे इसके कंपाउंड्स, कलर शो करते ही नहीं है, इसलिए इसने दिया ही नहीं। आया टाइटेनियम, टाइटेनियम का +3 तो कलर शो करेगा, लेकिन +4 कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि D0 जगह, ध्यान रखना। तो +4 कलरलेस होगा, और आपका +3 जो है वो वॉयलेट कलर शो है, ठीक है। जैसे वेनेडियम है, तो वेनेडियम जो है उसमें +2 कलर शो कर रहा है, +3 ग्रीन कलर शो कर रहा है, +4 ब्लू कलर शो कर रहा है, और +5 भी कलर शो कर रहा है, येलो कलर शो कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ऐसे आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम में कलर ये +6 कलर, यानी कि ये तो D0 की कहानी,
तो ये वाला चार्ज ट्रांसफर से शो कर रहा होगा। Mn+7 में कलर शो कर रहा है, तो ये चार्ज ट्रांसफर की कहानी है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है भाई 7 में, लेकिन भाई KMnO4 का जो कलर होता है ना, KMnO4, अगर KMnO4 का ही कलर पूछे आपसे सिर्फ, तो पर्पल बोलना। क्या बोलोगे? पर्पल। लेकिन अगर आपसे पूछा है क्रोमियम+7 का, तो आप ये कंपाउंड का तो पर्पल होगा। क्या होगा? पर्पल। 7 में पर्पल है, ये इसने दिया हुआ है, आप इसको रहने देना, वहां पे लिख देना पर्पल। ओके, तो ये ध्यान रखना आप, इनसे क्वेश्चंस पूछेगा और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी रहे कुछ कलर्स याद करने के, तो देखो आप एक तो कॉपर का कलर याद कर लेना। कॉपर अगर +2 में होगा तो ब्लू कलर होगा। क्या होगा? ब्लू कलर होगा, ठीक है ना। +1 में होगा तो आपका यहाँ पर ग्रीन कलर की कहानी थोड़ी सी बनती है, ग्रीन कलर। निकल में जो आपका है +2 में, वो ग्रीन कलर होगा, ठीक है ना। कोबाल्ट में जो होगा वो आपका क्रिस्मी रेड या रेड कलर जो अपन बोल रहे हैं, ऑरेंज। यहाँ पर आपका आयरन जो है, आयरन +3 में ना, +3 में जो कलर शो करेगा बेटा, वो होगा आपका ऑक्साइड्स के साथ में जो शो कर रहा है, वो रस्टिंग कलर देखा, आयरन का रस्टिंग कलर, वैसा कलर होगा। और +2 में ग्रीन शो करता है, ध्यान रखना, +2 में क्या शो करता है? ग्रीन शो करता है। तो ये थोड़े से कलर की कहानी है, आप ज्यादा याद नहीं करना। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, कलर का कलर और आयंस दिए हुए हैं, उनको जरूर आप देख लेना। इनके अलावा हाँ, वो चीज देख लेना। ये कहानी अपन ने समझ ही ली है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। ओके, अब अगला जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? इस तरह से लिखा जाता है, एक मेटल होती है और इस मेटल में लिगेंड्स आते हैं। क्या आते हैं? लिगेंड्स। जब एक मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ने लगते हैं तो वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक सेंट्रल में मेटल होती है और उस मेटल से कई सारे लिगेंड आके जुड़ने लगते हैं, जो जुड़ते हैं वो लिगेंड है। और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको मेटल को देंगे, ध्यान रखना है ना। तो खूब सारी कहानी इसके पीछे, पर फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना याद कीजिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। सिंपल सी कहानी, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। कैटलिस्ट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट में यूज होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। आपने कई जगह ये भी देखा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ऑर्गेनिक रिएक्शन में एसिड के साथ देखा होगा, है ना। और एल्कलाइन में भी देखा होगा KMnO4 किसके साथ प्लस लिखा होगा, एल्कलाइन, है ना। ये एल्डिहाइड के चैप्टर में, एल्कोहल के चैप्टर में आपने खूब पढ़ा है, K2Cr2O7, K2Cr2O7। आपने ये भी पढ़ा है CrO3, ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC ये भी पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको नजर नहीं आ रहा है ये डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट से आपने देखा होगा हैबर प्रोसेस में Fe और मोलिब्डेनम, ये दोनों जो है यूज होते हैं। तो ये क्या है? ये कैटलिस्ट ही तो है। और आपने रिडक्शन में नहीं देखा, H2 के साथ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब यूज किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। तो ये क्या है? ये आपके सारे के सारे ही जो मेटल्स हैं, ये एक कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होती है। कॉपर होता है ना। ये सब क्या है? कैटलिस्ट की फॉर्म में। सेंड मेयर रिएक्शन में देखा होगा ना, सेंड मेयर में CuCl या फिर Cu2Cl2 देखा होगा। गाटरमान में आपने कॉपर को देखा था टेम्परेचर के साथ HCl के साथ, ये आपने गाटरमान में देखा था। कई सारे जो है वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, ये आयनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आयनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। जैसे SCC बनेगा, BCC बनेगा, FCC बनेगा। इस तरह के जो क्रिस्टल्स है वो लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है? क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं? क्रिस्टल लैटिस शो करते हैं या लैटिस फॉर्मेशन करते हैं। बस ये देख, ठीक है ना भाई।
और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। ये डी ब्लॉक क्रिस्टल लैटिस एसएससी वाला जो है ना सॉलिड स्टेट था, आपने डिलीट कर दिया है, तो ज्यादा अपन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। स्टार्टिंग में अपन ने समझा दिया था कि बीसीसी किस में होगा, एचसीपी किस में होगा, सीसीपी किस में होगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। एलॉय फॉर्मेशन, तो एलॉय फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो एलॉय बनाते हैं। एलॉय बनाते हैं तो अपने पास क्या है, एक तो आपको एलॉय याद रखनी है, ब्रॉन्ज एक ब्रास। अब देखो नाम में मैं बता देता हूं आपको, ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास में क्या है, एस है, तो ये कॉपर की है भाई, दिख रहा है कॉपर जैसा, हाँ कॉपर की है। तो कॉपर के साथ कौन होगा, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है एस, तो इसमें होगा जिंक। इसमें क्या होगा, जिंक। अब जिंक में जेड है, दो मेटल है, कॉपर प्लस टिन और कॉपर प्लस जिंक। अब देखो ब्रास में एस है, तो एस वाले में एस नहीं आएगा, कौन आएगा, जेड आएगा, तो कॉपर प्लस जिंक। और यहाँ देखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में जेड है, तो जेड वाले में जेड नहीं आएगा, टिन आएगा, यानी कि इसका क्या होगा, कॉपर प्लस टिन होगा, ठीक है ना, एस आएगा। जेड वाले में जेड नहीं आएगा, एस आएगा, एस वाले में एस नहीं आएगा, जेड आएगा, सिंपल। तो कॉपर टिन किस में होगा, कॉपर टिन किस में होगा, टिन में एस आता है तो ब्रॉन्ज में होगा क्योंकि जेड उसमें। और ब्रास में क्या एस आ रहा है तो उसमें एस नहीं होगा, क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक होगा, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने पढ़ ली है। और कोई भी एलॉय बनती है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से वो इजीली शेप ले लेती है ना, मोर रेसिस्ट होती है, कोरोजन कोरोजन नहीं लग पाता है ना, हाई स्ट्रेंथ ऑफ वेट रेशियो होता है उसका, ठीक है भाई। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी बन जाती है। ये वो आपका रेडियाई वाला जो मैंने क्रिस्टल लेटिस बनाया, लेटिस कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है लेटिस, दिख रहा है लेटिस, यस ऐसा लेटिस बनता है, पॉइंट्स बनते हैं, ये मैंने जस्ट आपको बताया है। हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है आयरन की जो है, आयरन का भी अपने पास क्या है, एलॉय है, जिसे आप घर में यूज करते हो, स्टील है ना, स्टील यूज करते हो ना, उसमें मेन रोल किस किस का होता है, आयरन का और कार्बन का। किस किस का होता है, आयरन का और कार्बन का। फिर उसमें अपन अलग अलग जो है यूज करते हैं, जैसे क्रोमियम है, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, है ना, ये इस तरह की जो चीजें हैं, रेनियम वगैरह का भी अपन यूज करते हैं। ये स्टील में यूज होती है, जिससे दो टाइप की स्टील होती है, एक स्टील और एक आयरन एलॉय, एक स्टील। स्टील भी आयरन की है, लेकिन इसमें क्या है, हायर देन 0.1% है, और ये लेस देन 0 पॉइंट है। अगर इसमें कार्बन लेस देन 0.1% है तो वो आयरन एलॉय कहलाएगी, तो कार्बन जो है वो इसके अंदर 0.1% है तो वो स्टील कहलाएगी। और स्टील भी टू टाइप की होती है, स्टेनलेस स्टील और स्टील। तो स्टील जो होती है वो रेल की पटरियों में जो बिछाते हैं ना, रेल की जो पटरियां होती है, ट्रैक होता है, वो स्टील का होता है। और जहां आप घर में खाना खाते हो, जिन बर्तनों में, जिन थालियों में, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ये ध्यान रखना। ब्रॉन्ज और ब्रास की कहानी अपन ने समझाई दी है, तो ये आप ध्यान रखना। ये रहा आपके सामने स्टील वगैरह के जो आइटम्स है, वो सारे के सारे ये हैं। चलिए, तो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस। एक्वस है आयन, और M जो है आपका, उसका जेड दे रखा है 27। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो M है और उसका जेड दिया हुआ है 27, तो कौन है 27 में, कौन आता है, कोबाल्ट आता है। और कोबाल्ट को किसमें दिया है, कोबाल्ट प्लस में दिया है, किसमें दिया है, कोबाल्ट 2 प्लस में दिया है। तो कोबाल्ट का क्या होता है 3d7, क्योंकि 27 है ना, 3d7 4s2, और +2 है तो ये 2 चला जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो जाएगा 3d7 4s0। तो बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो डी में भैया आपके आ गए हैं 1 2 3 और 4 5। तो सर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बताओ अनपेड कितने बचे, अब ये दो तो पेड हो गए, तो अनपेड है 1 2 3 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी n इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आप वैल्यू किस में रखोगे, इस फॉर्मूले में, है ना, म्यू एसपी के फॉर्मूला है ना,
इसमें क्या है, n+2 होता है। और बोर मैग्नेटॉन की कहानी अपन लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया अंडर रूट और ये हो गया आपका 3 और 3+5, तो टोटल कितना आ गया 15, सॉरी 2 था ना यहाँ पे, 2 2, क्या कितना आ गया 15 मोर बोर मैग्नेटॉन। और मैंने क्या बोला था कि आपको कैलकुलेट मैथमेटिकली कुछ नहीं निकालना है अंडर रूट्स, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, 3 है तो 3.9 बोर मैग्नेटॉन लिख के आ जाओगे, आपका आंसर हो गया सोल्व, या 9.89 के आसपास का इसका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाली कहानी अपन ने निकाल ली है, 3 अनपेड हो गए, आपने वैल्यूज पुट की तो ये आ गया आपका 3.89 या 87 के आसपास की कहानी, 9 भी लिख सकते हो आप, अप्रोक्स में भी वैल्यूज दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप सॉल्व हो गया होगा। यस, अब दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है अपने पास, उसकी अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि अपन को चीजें शॉर्ट में समझ में आए, है ना, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। देखो भाई, ये अपन देख रहे हैं, इसके अंदर दो ही देख रहे हैं अपने, K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7। तो एक तो आप ये देख लेना बेटा, इसमें इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, K जुड़ा हुआ है। यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, K जुड़ा हुआ है। और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, ध्यान रखना कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या देखना है कि इसको बनाना कैसे है। तो नंबर 1 कहानी ये है कि भाई आपको ये प्रिपरेशन मेथड्स थोड़ा सा लर्न करना है। प्रिपरेशन मेथड एक बार ढंग से देख लो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको बनाना है। तो आप पहले स्टेप में क्या बनाओगे, सोडियम डाइक्रोमेट बनाओगे। बनाओगे किससे, आयरन डाइक्रोमेट, सॉरी आयरन क्रोमेट से। किससे बना रहे हो, आयरन क्रोमेट से बना रहे हो, डाइक्रोमेट से ना। तो आयरन डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट बना रहे हो, आयरन डाइक्रोमेट से क्या बना रहे हो, सोडियम क्रोमेट बना रहे हो। तो ये आपके पास क्या है, फेरस बोल सकते हो या आयरन डाइक्रोमेट बोलोगे। आयरन डाइक्रोमेट से पहले क्या बना, सोडियम क्रोमेट बना, सोडियम क्रोमेट बना, ठीक है। अब सोडियम क्रोमेट को आप किसमें किसमें यूज करोगे, एसिड में। बस ये थोड़ी सी यहाँ ट्विस्ट वाली कहानी है ना। तो आपने सोडियम क्रोमेट को एसिड में जैसे लिया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। यहाँ क्या था, क्रोमेट, क्रोमेट था, कौन सा, सोडियम था, और क्या, सोडियम था। तो आपको यहाँ सोडियम 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 डाइक्रोमेट मिल गया, डाइक्रोमेट मिल गया। किससे मिला ये सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इस एसिड की वजह से मिला, ध्यान रखना, क्रोमेट से डाइक्रोमेट एसिड की वजह से मिला, ओके। तो ये ध्यान रखना। फिर अब आप वापस से जब सोडियम क्रोमेट हो गया तो आपको तो पोटेशियम क्रोमेट चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे, KCl से रिएक्शन करवा देंगे। किससे रिएक्शन करवाएंगे, KCl से, ताकि के यानी पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। डिस्प्लेस यहाँ सीधा सीधा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मिल गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप कि आपको ये प्रिपरेशन मेथड याद रह गई होगी, ठीक है। तो रह जाएगी याद, पक्का ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने सीधी कहानी देखी है कि भैया हमारा फेरस डाइक्रोमेट, किससे, फेरस डाइक्रोमेट या आयरन डाइक्रोमेट की रिएक्शन जो है, आयरन डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे करवा दी है, सोडियम कार्बोनेट से। किससे करवाई है, सोडियम कार्बोनेट से करवा दी, ठीक है भाई, सोडियम कार्बोनेट से करवाइए। तो आपको मिल गया सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिड से, जो किसमें कन्वर्ट कर देगा, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा।
और डाइक्रोमेट की रिएक्शन फाइनली किससे करवा देंगे, KCl से, जिससे आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, क्योंकि पोटेशियम क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये अब देखो यहाँ पर देखो आप, सोडियम क्रोमेट है, अगर उसमें कम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो थोड़ा सा उसका कलर इस तरह का होगा, जब आप फिल्टर कर दोगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, है ना। और अगर आपने उसके अंदर एसिड डाल दिया, सोडियम क्रोमेट में एसिड डाला था ना, क्या हो गया था, डाइक्रोमेट, देखो कलर चेंज हो जाएगा, यानी आपका एसिड जैसे ही डाला आपके पास कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, इस तरह का रेड ऑरेंज, आप बोल सकते हो उसको, येलो से रेड ऑरेंज हो जाएगा, है ना। फिर KCl ऑरेंज बोलो, रेड ऑरेंज मत बोलो, ऑरेंज बोलो, इसको आप बोल दो सीधे ऑरेंज, इसको क्या बोलोगे, ऑरेंज। मतलब आप HCl में क्या हो जाता है, ऑरेंज, तो जैसे ही पोटेशियम डालते हो तो रेड ऑरेंज हो जाता है, इसको क्या बोल देना है, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, इसे रेड ऑरेंज बोल देना। तो आपके पास ऑरेंज होगा, और जैसे KCl डाला तो रेड ऑरेंज हो जाएगा, है ना, सिंपली ये कहानी याद रखनी। तो येलो था, येलो था कौन, क्रोमेट येलो था, सोडियम क्रोमेट येलो था, आपने उसमें HCl डाला तो वो ऑरेंज हो गया, यानी सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। अब उसमें आपने जैसे ही पोटेशियम डाला यानी KCl डाला तो वो रेड ऑरेंज हो गया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके सामने कैसा होता है, रेड ऑरेंज के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो ये रेड ऑरेंज के क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है, आप इतना ध्यान रखना। अब इसकी पीएच वैल्यूज की कहानी देख लेते हैं। अगर पीएच एसिडिक हो गई, पीएच बेसिक हो गई, तो उस बेसिस पे भी ये कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर आपके सामने एसिडिक की पीएच है, मतलब पीएच वैल्यू 1 2 3 4 है, तो वो किस में चला जाएगा, क्योंकि एसिड में किस में जाता है, डाइक्रोमेट में जाता है। तो ध्यान रखना कि एसिडिक के अंदर वो किस में मिलता है, एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो वो किस में मिलता है, डाइक्रोमेट में, और बेसिक में वो किस में मिलता है, क्रोमेट में। बेसिक में किस में मिलता है, क्रोमेट में। तो देखो आप दोनों बातों को, अगर आप एसिड डालिए, एसिड होगा तो आपका क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने बात की कि भैया अगर पीएच वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू बढ़ा दी, एल्कलाइन बढ़ा दिया, एल्कलाइन जो है वो बेस होता है, और आप ये जो डाइक्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई है। तो आपको सिंपली इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है CrO4, है ना, 2 की कहानी में है। तो याद रखना है इतना सा कि आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है। एंगल वेंगल ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन आपसे ज्योमेट्री जरूर पूछ लेगा, तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या वाटर वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो वो इस तरह का कलर शो करता है, ठीक है भाई। यस, इन एसिडिक सॉल्यूशन अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है। हाँ, ये काम कैसे करता है कि अगर आपका 3 एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, तो वो किस तरह का काम करेगा। तो एसिडिक में भैया ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन की कहानी बनती है। एसिडिक में क्या बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी अपन आते हैं सीधा सीधा कहानी। अच्छा, ये ठीक है, थोड़ा सा ही देख लेते हैं। देखो ये एसिडिक मीडियम में है ना, एसिडिक मीडियम में, तो आपका डाइक्रोमेट जो है वो एसिड के अंदर, अब डाइक्रोमेट को एसिड के अंदर लेके जा रहे हो आप, तो एसिडिक सॉल्यूशन का डाइक्रोमेट अगर आपने लिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो क्या छोड़ रहा है, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ रहा है। क्या है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन, अकेली ऑक्सीजन, है ना, ये छोड़ रहा है। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, वो जाके ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा नहीं है, ये आपने लिया है CH3 CH2 OH, और आपने एरो पे मार दिया के 2Cr2O7 प्लस इन एसिडिक,
तो सीधा क्या बन जाता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप बोल देते हो CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिड में, तो एल्कोहल किसमें चल गया, एसिड में। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया है ना, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आया है, नेसेंट ऑक्सीजन ही तो है। कहाँ से, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कौन प्रोड्यूस करता है, K2Cr2O7 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम क्रोमियम जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और K2 भी सल्फेट के साथ, और H2O करके नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ जाता है, ठीक है। तो किसमें चला गया ये, +6 से +3 में चला गया, और +6 से +3 में जाने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद का रिडक्शन, तो दूसरे का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन दूसरे का होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खूब ऑर्गेनिक में पढ़ा है ये नीचे मैंने वो जो समझाई वो कहानी है ही, ठीक है भाई। ओके, तो ये इतनी सी थोड़ी सी बात याद रख लेना आप, बाकी एनसीईआरटी की रिएक्शन से आप देख लेना इनको ना, ज्यादा कोई खास अपने कर नहीं। फेरस सल्फेट के साथ देख लो, फेरस सल्फेट के साथ है तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने ये लिया K2Cr2O7 को लिया फेरस सल्फेट के साथ में, तो फेरिक सल्फेट हो गया, फेरस से फेरिक हो गया। अब फेरस का मतलब +2, फेरिक का मतलब +3, फेरस का मतलब +2, फेरिक का मतलब +3, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर H2S लिया है तो ये S में यानी कि 0 चार्ज में आ गई है, तो यहाँ पर ये किस में थी, -2 थी, और किस में आ गई, 0 चार्ज में आ गई है, तो क्या हो गया, इससे इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका जब हमने इस्तेमाल किया एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रोमियम क्लोराइड्स बना लेता है, क्रोमियम क्लोराइड्स। अब क्रोमियम क्लोराइड्स है तो क्रोमियम का ही देख लो आप, तो ये कितना है, +3 है, और ये कितना था, +7, तो +3 से +7 गया तो रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया, ठीक है। इस तरह से ये सारी आपको चेक करनी है, K2Cr2O7, और ये पोटेशियम वाला है, ये आपका ऑरेंज रेड ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, इतना आप देख लेना इसमें ना, रेड ऑरेंज और ऑरेंज, ऑरेंज और रेड ऑरेंज। चलिए बात करते हैं आगे, यूजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो यूजेस में क्या है, इट इज यूज इन टेनिन ऑफ लेदर, तो लेदर का जो टेनिन है उनको करने के लिए यूज होता है ना, इसके सॉल्यूशन में डाल के इसकी टेनिन करते हैं ताकि इसमें क्या है, एकदम फिनिशिंग आ जाए, टेनिन करने का मतलब फिनिशिंग लाना। यूजेस एज द मॉडरेंट इन डाई, ऐसे डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, बाकी ट्राइटेशन में यूज करते ही हो आप, ये लेबोरेटरी के अंदर कैमेनोफोर का कंपाउंड आ गया है, तो कैमेनोफोर का जो कंपाउंड है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता है, वो कहानी आ गई, प्रिपरेशन मेथड, तो मैग्नीज ऑक्साइड से इसको बनाओगे किसके साथ, बेस के साथ, किसके साथ बनाओगे, बेस के साथ, बेस और ऑक्सीजन के साथ बनाओगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है ना। अभी पोटेशियम मैग्नेट बना है पर मैग्नेट नहीं बना है, तो मैग्नेट ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड से आप रिएक्शन करवाओगे K2Cr2 से, K2CO3 से, यानी पोटेशियम कार्बोनेट से, वहां सोडियम कार्बोनेट से भी करवाया था, और पोटेशियम नाइट्रेट से करवा रहे हो, जिससे आपके पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट। तो दो तरीके से आप पोटेशियम मैग्नेट बना सकते हो, ये आपने देखा, मैग्नीज ऑक्साइड से, मैग्नीज ऑक्साइड से, बेस की प्रेजेंट ऑक्सीजन से पोटेशियम में क्या बना लिया आपने, एक तरीका ये, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है, तो आपने पोटेशियम क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया।
एक आप पोटेशियम कार्बोनेट से भी क्या बना सकते हो, पोटेशियम मैग्नेट बना सकते हो। अब इस पोटेशियम मैग्नेट को आपने जैसे ही सॉरी, पोटेशियम मैग्नेट को जैसे ही आपने वाटर के साथ रखा तो आपका बन गया पोटेशियम परमैग्नेट। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखो जरा लेबोरेटरी के अंदर अपन इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा ना। तो देखो कैसे अपन प्रिपरेशन मेथड्स कर रहे हैं। तो Mn, अब ये मत सोचो कि सिर्फ Mn आयन लेके आएंगे, क्या नहीं नहीं, Mn जैसे अभी देखा था ना आपने +2 में, तो इसके साथ होगा Mn ऑक्साइड्स के साथ, है ना। हाँ ये देखना है आपको, यहाँ आपका एसिडिक कंपोनेंट है और वाटर के साथ किया तो आपका बन गया MnO4, ये आपका है। अब यहाँ -H का मतलब है KMnO4 बन गया, ये बन गया। तो ये कुछ आयन्स अपन ने हटा रखे हैं, बस इतनी सी बात। चेक क्या करना है, +2 से किस में चला गया तो निकालो इसका, Mn का नहीं पता प्लस x, ठीक है, नहीं पता तो x मान लो। ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, पूरे मत्थे पे चार्ज कितना है -1, तो कितना हो जाएगा x माइनस, ये टोटल क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और इक्वल टू -1। तो यहां से एक माइनस, इसमें से एक घटा दो, हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 7 हो जाएगा। x बराबर कितना है +7 हो जाएगा, तो इसमें कितना गया +7। अब देखो +2 से किस में आ गए आप, +7 में आ गए। +2 से +7 में आने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, यस। तो ये आपका परमैग्नेट, अब परमैग्नेट है तो यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है इनके बीच में, सॉरी, अब ये जो आपने सल्फर लिया ना उसमें परऑक्साइड है, एस एस के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड है, एस एस के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड है, इसमें नहीं, परमैग्नेट में नहीं, ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये आपका परमैग्नेट है और ये इसके क्रिस्टल्स हैं। तो क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, डार्क पर्पल निडल शेप के जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल विद द पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है ना। तो अब इसकी स्ट्रक्चर इसकी तरह है, आइसो स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोक्साइड की तरह, ये इसकी तरह इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको बोल दिया आइसो स्ट्रक्चरल। तो KMnO4 है ना, KMnO4 ये किसका आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो मतलब समान, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर, तो किसकी स्ट्रक्चरल के समान है KClO4 की, ठीक है। इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी टेट्राहेड्रल, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, क्या होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर रहता है। तो अपन ट्राइटेशन करते हैं ना लैब में पोटेशियम परमैंगनेट की मोर सोल्ट के साथ, है ना, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो वहां पर आप देखते होंगे ये डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन देखा करो कि थोड़ा सा आपने ज्यादा डाल दिया तो जो बीकर है उसके नीचे बहुत मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं। तो ये मॉडरेट सोल्यूबल है, इतना हाईली सोल्यूबल नहीं है, हाँ थोड़े बहुत क्रिस्टल्स रह जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये है ही, और इसको अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज होता है, तो ध्यान रख लेना कि अगर हीट करते हो तो KMnO4 का कंपोजिशन किसमें होगा, डिकम्पोज किसमें होगा, K2MnO4 और MnO ऑक्साइड, यानी कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पोटेशियम मैग्नेट ऑक्साइड है ना, मैग्नेट ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, और ये ओनली मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसमें होता है डाइऑक्साइड के अंदर,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये कहानी अगर देखोगे तो Mn को देखो तो Mn आपका क्या है, ये पैरामैग्नेटिक, Mn जो है वो पैरामैग्नेटिक है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। Mn क्या है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन परमैग्नेट क्या है, डायमैग्नेटिक। परमैग्नेट क्या है, डायमैग्नेटिक। क्यों है परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट है ना, तो ये MnO4-1 यही तो है। अरे भाई ये +7 नहीं है क्या, +7 है तो डी में क्या हो गया, जीरो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना इसमें, नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोटेशियम परमैग्नेट या परमैग्नेट जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक, जबकि मैग्नीज क्या है, मैग्नेटिक है, सॉरी पैरामैग्नेटिक है। परमैग्नेट है डायमैग्नेटिक, और मैग्नीज जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, ओके। और ये चीज अगर आपसे मैग्नीज पूछे, क्योंकि D5 वाली कहानी है, तो ये पैरामैग्नेटिक, और आपसे ये वाली पूछे कैमेनो, तो ये मैग्नेट होता है, K2MnO4, क्योंकि इसमें +6 होता है, और KMnO4 और इसमें +7 होता है, तो +6 है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और +7 है तो D0 मिल जाएगा। तो ये तो है मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, और ये पोटेशियम परमैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट तो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक, और मैग्नीज पूछे तो भी पैरामैग्नेटिक, और पोटेशियम परमैग्नेट पूछे तो डायमैग्नेटिक। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पर, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में ऑक्सीजन देता है। तो एसिडिक में ये देख रहे हैं अपन, यहाँ पर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। एसिड में भी ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन नेसेंट दे रहा है। बेसिक में भी क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और न्यूट्रल में भी क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो भैया एल्डिहाइड हो या फिर एल्कोहल हो, उनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप अगर यूज कर रहे हो, इसको KMnO4 लिखा हुआ हो, चाहे एसिड में लिखा हुआ हो, चाहे एल्कलाइन में लिखा हो, KMnO4 प्लस एल्कलाइन लिखा हो, या फिर KMnO4 प्लस वाटर लिखा हो, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये अपन ने ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गई आपकी बातें कंप्लीट। तो ये वाली चीजें ठीक है, ये रिएक्शंस देख लेना आप, जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए यूज किया है वो भी देख लो, सारी रिएक्शनों में यूज हो रहा है ना, ये जितनी भी रिएक्शंस है उनमें यूज हो रहा है, ठीक है ना। एसिडिक है, सल्फाइड में सल्फेट में चला गया, सल्फाइड से सल्फेट में गया तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। देखो इसमें यूज किया तो क्या हो गया, +4 से किस में चला गया, +6 में, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका। इसी किसने किया ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया, KMnO4 ने किया। यहाँ पे देखो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में +3 से किस में चला गया, +5 में चला गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। नाइट्राइट से नाइट्रेट में चला गया, है ना। ये सल्फरस फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट में ये +2 था, +3 में चला जाएगा, फेरिक बना देगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम जो सफिक्स लगाते हैं वो अस लगाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन है तो सफिक्स अपन इक लगाते हैं, ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ITE लगाते हैं, और हायर है तो ATE लगाते हैं। वैसे भी ATE की कहानी है कि किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का पॉली आयन बनाता है तो उसके नेम में क्या लगाते हैं, ATE लगा देते हैं ऑक्सीजन होने पर, ठीक है। तो आयोडीन वाली कहानी में भी देख लो, -1 था, 0 में हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन को देख लो, ये क्या है, -1 था, 0 में हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये +3 था, +4 में हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन सबका, और ऑक्सीडेशन करने वाला आदमी कौन है, पावरफुल पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना।
तो ये चीजें अपन को, यहाँ आई का देखो -1 है तो +5 में चला गया, Mn का यहाँ जो है +2 है +4 में चला गया, तो Mn सल्फेट का हुआ है KMnO4 लेने पर, ठीक है ना। तो ये सब इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है। यहाँ पर आपने किसका ले लिया, सोडियम थायोसल्फेट का ले लिया, तो सोडियम थायोसल्फेट +2 में था, +6 में चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये है। बाकी अपन इसके यूजेस देखें तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं, ब्लीचिंग करने में, किसकी ब्लीचिंग, वूल, कॉटन वगैरह, सिल्क जो भी है उसकी ब्लीचिंग करने में अपन इसका यूज करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स में ये बहुत यूज आता है, ठीक है ना। पहला वाला K2Cr2O7 किसमें था, K2Cr2O7 किसमें यूजेज किया था, टेनिन, है ना, लेदर की टेनिन करने में, यहाँ ब्लीचिंग करने में यूज हो रहा है, ठीक है ना। डीकोलराइजेशन ऑफ द ऑयल्स, ऑयल के अंदर यूज करके डीकोलराइजेशन किया जाता है, इसको फिल्ट्रेट में डाला जाता है। यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 जो है बेयर रिएजेंट है, उसका यूज करते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बेयर एजेंट बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ एल्कलाइन KMnO4, बेयर बोल रहे हैं इसको, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेस के साथ है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है, क्या, डी ब्लॉक फाइनली फिनिश हो गया है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो आपको कंसेप्ट कैसे लगे और समझ में आया है, और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे हैं, कंसेप्ट समझ में आए हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के पास, ज्यादा से ज्यादा दोस्त है उनके पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ, अब ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।